है दोस्तों, ये हमारा सेकेंड लेक्चर होने वाला है क्लास 8 का डीएवी का। ये बुक है, ये कवर पेज है, मैंने लगाया है क्योंकि आप लोग विश्वास नहीं करते हैं, इसीलिए मैंने इसे लगा दिया। चलिए अब हम लोग, ये हमारा दूसरा लेक्चर है, ये सब हमने पढ़ लिया था और हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं। और ये आप लोग खुद से पढ़िएगा एक्टिविटी सब। यहाँ पे एक ह्यूमन चिक सेल को लिया गया है और उसे माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया गया है, ये वाला में। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ऑनियन पील्स के एक पार्ट को, एक वहाँ का एक पतला सा लेयर लेके उसे माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया गया है, ऑनियन पील्स को। तो ये आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। हम लोग यहाँ से आज देखेंगे, पार्ट ऑफ सेल्स, पार्ट्स ऑफ सेल। ए सेल कंसिस्ट ऑफ लिविंग प्रोटोप्लाज्म सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन। तो प्रोटोप्लाज्म, ये जो देख रहे हैं ये एक सेल है और ये सेल जो है ये सेल वॉल होता है और इसके अंदर जो पूरा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को मिला के प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? न्यूक्लियस और सेल वॉल को मिला के प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है, जो कि सेल वॉल के अंदर है। ओके, द प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। मैंने क्या कहा? प्रोटोप्लाज्म जो है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से बना हुआ होता है। साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम लोग सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं, ऑर्गन्स बोलते हैं। ऑर्गन्स आर देयरफॉर स्ट्रक्चर प्रेजेंट विथिन अ सेल दैट हेल्प इट टू परफॉर्म इट्स रिलेवेंट फंक्शन। अंदर जो सेल वॉल के, तो चलिए आज पहले हम लोग एक सेल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सेल कैसा होता है, फिर उस अंदर पढ़ेंगे। देखिए मेरे पास पेज तो है नहीं, तो चलिए मैं इस सेल को ना ही मैं इसे प्लांट सेल बोलता हूँ और ना ही मैं इसे एनिमल सेल बोलता हूँ। मैं बस बता देता हूँ कि सेल के अंदर क्या सब होता है। अगर ये प्लांट सेल है तो इसका ये वाला जो है ये सेल वॉल होगा, सेल वॉल होगा। ओके, इसे हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के बाहर, ये जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बाहर जो ये एरिया है, ये पूरा एरिया ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गन्स रहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, बहुत सारे सेल ऑर्गन्स होते हैं जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ओके, तो रेडी हैं आप लोग? चलिए हम लोग इससे समझ लेते हैं, इस फिगर से हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ये वाला न्यूक्लियस है, यहाँ ये वाला न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये जो है ये साइटोप्लाज्म है, ये पूरा
ये पूरा जो फ्लूइडी सा दिख रहा है आपको साइटोप्लाज्म है, ये बाहर वाला सेल मेम्ब्रेन है। और यहाँ पे सेल वॉल नहीं बताया गया, इट मीन्स ये एक एनिमल सेल है, प्लांट सेल ये नहीं है। चलिए सबसे पहले अब यहाँ पे दिया हुआ है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन के बारे में दिया हुआ है तो हम लोग पहले सेल मेम्ब्रेन के बारे में ही पढ़ लेते हैं। सेल मेम्ब्रेन, ओके। चलिए, सेल मेम्ब्रेन। ऑल लिविंग सेल आर बाउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बता रहा है सभी लिविंग सेल जो है एक बाउंड्री होता है उसका, और जिसे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और उसी को सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इट्स सराउंड्स इज इनर गिल लाइक मटेरियल कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। उसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक इनर गिल लाइक मटेरियल, मतलब वो जो है प्रोटोप्लाज्म के बाहर होता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंट्रोल्स द एंट्री एंड एग्जिस्टिंग सब्सटेंस एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की यही खासियत है कि वो सभी चीज़ को अपने सेल के अंदर एंट्री नहीं देता है। वो कुछ सेलेक्टिवली प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा गया। क्यों? क्योंकि वो कुछ सेलेक्टेड चीज को, जिसे सेल को जिस चीज की जरूरत होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ उसी को एंट्री देती है। इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा गया है। ये क्वेश्चन आपको 10th क्लास में पूछा जा सकता है, इसलिए रिमेम्बर कर ले, अच्छा रहेगा। चलिए हम लोग आगे चलेंगे। The cell of plants, fungi and bacteria have an additional covering called the cell wall. तो मैंने जैसे बताया कि प्लांट सेल में एक एडिशनल कवरिंग होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद, जिसे हम लोग सेल वॉल भी कहते हैं। सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद भी एक एडिशनल होता है, उसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं। द सेल वॉल इज एन इम्पॉर्टेंट कवरिंग इन द प्लांट सेल। सेल वॉल जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट कवर है प्लांट सेल के लिए। क्यों? इट प्रोवाइड रिजिडिटी, प्रोटेक्शन टू द सेल अगेंस्ट वेरिएशन इन द एनवायरनमेंट। इट ऑल्सो गिव्स अ डिफिनिट शेप, साइज एंड सपोर्ट टू द सेल। सेल वॉल जो है वो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, मतलब थोड़ा सा उसे हार्ड बनाता है, उसे इन्वायरमेंट में जो कोई बदलाव आता है उससे बचाता है, उसे शेप साइज प्रोवाइड करता है सेल को। अब हम लोग साइटोप्लाज्म देखने वाले हैं। तो साइटोप्लाज्म के बारे में क्या बताया है इधर? साइटोप्लाज्म के बारे में क्या बताया, देखते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में क्या बताया। द पोर्शन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। अब क्या प्रोटोप्लाज्म क्या था? एक सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर जो भी ये पूरा है, न्यूक्लियस से लेके सब कुछ प्रोटोप्लाज्म है। The portion of the protoplasm laying in the cell membrane but outside the nuclear membrane is called cytoplasm. तो क्या बताया? ये न्यूक्लियस है, ये सेल मेम्ब्रेन है, और ये पूरा प्रोटोप्लाज्म है न्यूक्लियस को लेके। और साइटोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियस को अगर हम लोग हटा दे न्यूक्लियस को अगर हम हटा दे सेल मेम्ब्रेन के बीच से, तो वो साइटोप्लाज्म होगा। मतलब ये वाला एरिया जो है वो साइटोप्लाज्म होगा। ओके, चलिए। इट एक्ट एज गुड सॉरी इट एक्ट्स एज ए ग्राउंड सब्सटेंस फॉर ऑल सेल एक्टिविटी। और ये जो है हमें बहुत सारा ग्राउंड सब्सटेंस, मतलब एक
एरिया प्रोवाइड करता है जहाँ पे हमारा बहुत सारा सेल का एक्टिविटी होता है। साइटोप्लाज्म हमें एक एरिया प्रोवाइड करता है जहाँ पे बहुत सारा सेल एक्टिविटी होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल एंड विटामिन्स along with a large पोर्शन ऑफ वाटर। साइटोप्लाज्म जो है किस चीज़ से बना हुआ होता है, तो कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ होता है, प्रोटीन से बना हुआ होता है, फैट से बना हुआ होता है, मिनरल्स से बना हुआ होता है, विटामिन से बना हुआ होता है और लार्ज और सबसे अधिक उसमें वाटर होता है। ऑल these components work together to provide a unique living nature to protoplasm, और ये सभी मिलके प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं जो कि एक यूनिक नेचर देता है। न्यूक्लियस, अब हम लोग न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो है सेल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल है। इट इज जनरली लाई इन द सेंटर ऑफ द सेल। देखो मैंने क्या, देखो यहाँ दिखाया मैं, जो न्यूक्लियस जो है वो सेल के सेंटर में है, सेंटर में होता है। इन सम केस इट में अल्सो ऑक्यूपाई पेरिफेरल पोजीशन। और देखिए देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये एनिमल सेल, प्लांट सेल है, इसमें जो है यहाँ पे इसका पोजीशन जो है यहाँ साइड में होता है। क्यों होता है यहाँ पे इसका पोजीशन साइड में? क्योंकि प्लांट सेल में बड़ा सा वैक्यूल्स होता है जिसके कारण प्लांट सेल में न्यूक्लियस का पोजीशन साइड में होता है। वही बता रहा है यहाँ पे, इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल। न्यूक्लियस जो है सेल का सारा एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। द न्यूक्लियस इज ए डेंस स्ट्रक्चर बाउंड बाय ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब न्यूक्लियर के ऊपर जो है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सा एक स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल ये एक न्यूक्लियर है, उसके ऊपर ऐसे 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 नहीं, मैं दिखा रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, मैं दिखा रहा हूँ, ये मान लो एक न्यूक्लियस है, इसके ऊपर ऐसे 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 एक मेम्ब्रेन होता है जिसे हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारा यहाँ पे ऐसे छोटा छोटा होता है जिसे हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके, द प्रोटोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस का मतलब क्या है पता है आपको? ये देखिए, ये न्यूक्लियस है और उसके अंदर जो है ये वाला, ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा एरिया, इसे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म, ये वाला न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, आगे देखते हैं। इट हैज ए थ्रेड लाइक नेटवर्क कॉल्ड क्रोमेटिन। अब देखिए क्रोमेटिन क्या होता है। ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर ये प्रोटोप्लाज्म है, ये वाला एरिया, इसके अंदर एक थ्रेड लाइक ऐसे पड़ा हुआ होता है जिसे हम लोग क्रोमेटिन बोलते हैं। when the cell ready to divide, this chromatin condense to form thick thread like structure called chromosome। अब देखिए जब ये सेल डिवाइड होने वाला होता है तो ये क्रोमेटिन ऐसा बन जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, अब ये क्रोमेटिन कैसा बन जाएगा? ये क्रोमेटिन है, अब ये क्रोमेटिन ऐसा बन जाएगा, ऐसा एट के तरह ऐसा बन जाता है। और यहाँ पे कुछ लाइम स्टोन्स होते हैं, ऐसा ठीक हो जाता है, ऐसा बन जाता है, ऐसा बन जाता है कुछ ऐसा, ऐसा, और फिर इसके ऊपर भी एक ऐसा।
पूरा ऐसा एक क्रोमेटिन बन जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है। These chromosomes are the structure responsible for the character genes। और ये जो है क्रोमोसोम हमारे जीन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब कुछ हेरिटेंस बाय वन जनरेशन टू अर्लियर जनरेशन, मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक को पेरेंट्स से लेकर के प्रोजेनीज तक लाने में, ये कुछ एक्टिविटी को पेरेंट्स से बेबी तक लाने में ये क्रोमोसोम्स जो है वो हेल्प करते हैं। मतलब पेरेंट्स वाला कुछ एक्टिविटी जो है ये। मैनी स्मॉल लिविंग स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट इन द सेल। दीज आर इक्विवेलेंट टू द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, हेंस दे आर नेम्ड एज सेल ऑर्गन्स। हमारे सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गन्स भी प्रेजेंट हैं, जिसे हम लोग सेल ऑर्गन्स कह दिए हैं। तो जैसे प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और बहुत कुछ है जो अब हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। चलिए, सेल ऑर्गेनेल्स, इसे हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। चलिए तो हम लोग डिटेल पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले दिए हुए हैं प्लास्टिड्स के बारे में, तो हम लोग सबसे पहले प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ेंगे। द plastids, these are large cell organs characteristic of the plant cell. They may contain pigment that provide color to the cell। देखो, प्लास्टिड्स जो है कुछ पिगमेंट देता है, कुछ they may contain pigment that provide color to the cell। प्लास्टिड्स जो है कुछ पिगमेंट अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखता है, जो कि कलर देता है प्लांट्स को। चलिए, प्लास्टिड्स जो है वो 3 टाइप का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो पहले हम लोग क्रोमोप्लास्ट के बारे में क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात कर लेते हैं। द ग्रीन कलर प्लास्टिड कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। और ग्रीन कलर का जो प्लास्टिड्स होता है उसे हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। दे मैन्युफैक्चर फूड फॉर ग्रीन प्लांट बाय प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। जो क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। द प्लास्टिड्स एसोसिएटेड विथ ग्रीन कलर्ड पार्ट ऑफ प्लांट लाइक फ्रूट, वेजिटेबल एंड फ्लावर आर कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट। अब देखिए, क्रोमोप्लास्ट जो है वो डिफरेंट कलर देता है वेजिटेबल को, फ्लावर को, जैसे रेड कलर फ्लावर मिलता है। ये सब जो है कौन से प्लास्टिड्स के कारण होता है? तो क्रोमोप्लास्ट के कारण। दे रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पैक्टिंग कलर अदर देन ग्रीन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द अब ल्यूकोप्लास्ट का क्या काम है? वो जो है स्टोर करने में हेल्प करता है, स्टार्च को स्टोर करने में, प्रोटीन को स्टोर करने में। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लांट आल्सो कंटेन सम कलरलेस प्लास्टिड्स कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट जो है कुछ कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दीज आर रॉड शेप और स्पेरिकल स्ट्रक्चर। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है? ये ऐसा होता है, ऐसा। इसका एक इनर भी होता है, ऐसे। माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा ही दिखता है। दीज आर रॉड शेप और स्पेरिकल स्ट्रक्चर। दे आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर ऑफ सेल engaged in different फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। बहुत
ये जो है सेल के अंदर बहुत सारा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। ये जो है सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, एंड जनरेशन ऑफ एनर्जी, और एनर्जी को जनरेट करने में हेल्प करता है। हेंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए कि पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर। चलिए अब हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इट इज ए नेटवर्क ऑफ membranes. It provide channel for transport of material in a cell. ER is a two type, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों का फंक्शन अलग अलग होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कुछ, ये देखो, ये न्यूक्लियस है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये आउटर मेम्ब्रेन है वो उसका न्यूक्लियस का, और इससे ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ होता है, ऐसे जुड़ा हुआ होता है। ये जो है ये होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसी के ऊपर अगर ऐसे ऐसे छोटे 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 यहाँ छोटे 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 राइजोसोम अगर लगे हुए होते हैं तो उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइजोसोम लगा हुआ होता है उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइजोसोम एब्सेंट होता है उसे हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इससे आगे आप लोग 10th में पढ़ेंगे। और अब हम लोग देखेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे। तो अब हम लोग गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में देखेंगे। तो मैं आपको पहले गोल्जी कॉम्प्लेक्स का एक फिगर दिखा देता हूँ। गोल्जी कॉम्प्लेक्स कुछ इस प्रकार से होता है। इसे जो है पैकेजिंग, मतलब इसे जो है पैकेजिंग फैक्ट्री कहा जाता है। मतलब ये जो है जो भी प्रोटीन या कुछ भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी प्रोटीन, न्यूक्लियस से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी प्रोटीन आता है उसे जब वो प्रोटीन जब निकल के बाहर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से तो वो गोल्जी अपरेटस में जाता है और वहाँ पे जाके उसका पैकेजिंग होता है। दे आर सैक लाइक स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट ऑन वन एबव द, आगे दिखाता हूँ, वन एबव द अदर, एक के ऊपर एक। जैसे मैंने ये दिखाया ना, दे आर सैक लाइक स्ट्रक्चर स्टैकिंग वन अबव द अदर। जैसे मैंने बताया ये एक के ऊपर एक ऐसे लेयर बाय लेयर होते हैं, और ये जरूरी नहीं है 3 होते हैं, 2 3 4 5 6 ऐसे होते हैं, बहुत सारे होते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ओके, they involve in the processing and packaging material produced by cell। मैंने आपको बताया ना, ये जो है पैकेजिंग करते हैं जो भी मटेरियल, जैसे प्रोटीन, अगर सेल ने प्रोटीन बनाया उसे ये पैक करेगा और जब ज़रूरत होगा तब ये उसे रिलीज कर देगा। चलिए अब हम लोग वैक्यूल के बारे में देख लेते हैं। वैक्यूल्स के बारे में इट अपेयर एन एम्प्टी स्पेस इन साइटोप्लाज्म। अब देखिए साइटोप्लाज्म के अंदर ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे ये छोटा छोटा वैक्यूल्स होता है। एनिमल सेल में तो वैक्यूल्स बहुत सारा होता है, बट हाँ प्लांट सेल में जो है वैक्यूल्स बहुत ज़्यादा ही जगह छेक लेता है। मान लीजिए ये प्लांट सेल है, इसके ऐसे इतना बड़ा सा एक सिंगल सा वैक्यूल होता है लेकिन बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। इसीलिए प्लांट सेल में 90% स्पेस जो है वैक्यूल छेक लेता है। 90% स्पेस जो है प्लांट सेल में वो वैक्यूल ले लेता है। देखिए इट जनरली लार्ज इन प्लांट सेल, इट स्टोर एक्सेस वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स इन एमोवा। अच्छा, एमोवा में इसका क्या काम है? एमोवा में ये जो है
अमोएबा जो फूड लेता है अंदर, वो उसका फूड जो है वैक्यूल में जाता है और वैक्यूल जो है अमोएबा में फूड को डाइजेस्ट करवाता है। लेकिन और यहाँ प्लांट सेल में और एनिमल सेल में ये जो है वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करके रखता है, एक्सेस वाटर को स्टोर करके रखता है, मतलब अधिक वाटर हो गया अगर सेल में उसे स्टोर कर लेता है, यही सब काम करता है। अच्छा, तो अब राइबोसोम की बारी। राइबोसोम, दे आर टीनी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट इन दी साइटोप्लाज्म। ये जो है साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म के अंदर, मतलब ये ऐसा, और ये छोटा छोटा सा होता है, बहुत छोटा छोटा सा। और ये जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जब ये चिपका हुआ होता है तो वहाँ पे ये प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसाइज, और इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम को हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। एक बात क्लियर कर लीजिए कि राइबोसोम जो है उसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि वो एटीपी रिलीज करता है, एनर्जी बनाता है, इसीलिए उसे पावर हाउस कहा जाता है। वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। और राइबोसोम को प्रोटीन सिंथेसिस करता है, इसीलिए वो प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है। चलिए आज के लिए इतना ही। सीलिया एंड फ्लैजिला ये हम लोग कल पढ़ेंगे। सीलिया और फ्लैजिला हम लोग कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स।